भारत माता की, ऊपर से आवाज करना भी, भारत माता की जय हिंद। सैल्यूट आप सभी लोगों को। और मैं बिना किसी विलंब के आमंत्रित करूंगा हमारे चौधरी सर को कि प्लीज वो इनवाइट करें। अच्छा बच्चों, अभी तक का कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा? 5-6 लोग लगा, बाकी इनके क्या विचार है? जोर से बताओ। क्या कमाल की आपने बात की। पहली बार मैं किसी आईटीएस के मुझे ये सुन रहा हूँ कि भाई जुनून को भी रखो, शौक को भी जिंदा रखो। मुझे बोला यार कि अपनी जुनून के सामने हर चुनौती को यूं शर्मिंदा रखा, सपने भी सारे पूरे किए और शौक को भी जिंदा रखा। प्रवेश भाई ने एक ऐसी शख्सियत को स्टेज पे बुलाने का जिम्मेदारी सौंपी है, उनका परिचय देना है जो परिचय के मोहताज ही नहीं है। कितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? मैं केवल एक नाम बोलूंगा, आज आपको बोलना है। अगर मैं बोल दूं RWA, ये तो जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी नहीं कर रहे वो भी जानते हैं। मैं आदरणीय एसपी सर को भी बताना चाहता हूँ, सर आप आईपीएस है, अब मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूँ, आपके मातहत उत्तर प्रदेश में 30 साल की उम्र के जितने भी पुलिस विभाग में कर्मचारी हो, उनमें से 95% सर RWA की प्लेटफॉर्म से पढ़े होंगे। 1.5 करोड़ बच्चा रोजगार के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है। पिछले यूपीएसआई के बैच में टोटल 9000 के करीब वैकेंसी थी और उसमें से आपको गर्व होगा ये जानकर कि 9 के 9000 में से 9 के 9000 रोजगार निबंधित प्लेटफॉर्म से पढ़े हुए हैं। 25,000 एसएससी में से 16,790 के करीब सिलेक्शन देने वाले प्लेटफॉर्म का नाम है रोजगार वेब। बच्चे गांव से हैं, आपके लिए हम जैसे करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत दरबार के एक छोटे से गांव अस्तौली से आने वाले वो युवा शख्सियत जिन्होंने आज 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों के जीवन में शिक्षा और रोजगार का उजाला किया हुआ है, उनके लिए मैं सिर्फ एक बात बोलता हूं कि काम गैर जरूरी है। जो सब करते हैं और वो कुछ नहीं करते, गजब करते हैं। ऐसी गजब की शख्सियत आज अपने फाउंडर आज अपने आपके भाभी साहब कमाल क्या बात खड़े होकर आपने भाभी साहब सबसे पहले तो जितने भी गणमान्य मंच पर बैठे हैं और जो युवक बच्चों के साथ में आए हैं और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे या स्कूल वाले बच्चे, उन सभी का इस प्रोग्राम में शानदार कार्यक्रम में स्वागत है। और आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेकर के, तो सब पे बात करने आया हूँ। और मेरा नाम एसपी सर ने बहुत आसान कर दिया कि यूपीएससी के बारे में शायद मैं गाइड नहीं करता, उन्होंने इस बारे में आपसे पहले भी बात कर दी। बाकी उससे अलग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके बारे में मैं आपसे बातें करूँगा। तो एक और सवाल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के यहाँ बच्चे हैं, ये भी होगा मन में कि सर नवीन सर नहीं दिखाई दे रहे। तो नवीन सर का पहले जो प्रोग्राम प्रवेश सर और पूरी तो प्रतिहार की जो टीम है उनके लिए बहुत बहुत सम्मान निकल रहा है ऐसे कार्यक्रम के लिए। तो कार्यक्रम 10 तारीख को होने वाला था, तब नवीन सर पूरी तरह से रेडी थे और साथ आने को भी थे, बट 17 को उनका पहले से
था, इस जो मीटिंग फिक्स थी वो महाराष्ट्र में है फिलहाल, तो इस वजह से हम नहीं आ पाए हैं। लेकिन उन्होंने पूरी जिम्मेदारी मतलब मुझे दे दी है कि सर मेरा जो भी रोल है वो आपको अदा करना है, तो आज मैं 2 जिम्मेदारियों के साथ आया हूँ। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो सब कहीं ना कहीं गांव से रिलेट करते हैं, क्योंकि सहारनपुर उतना बड़ा सिटी नहीं है, यहाँ सब शहरी बच्चे हैं। तो ज्यादातर बच्चे, जैसे अमर सर ने हाथ खड़ा करवाया था, तो अधिकतर बच्चे गांव से ही बिलोंग कर रहे थे। तो मैं बातें भी वही करूंगा जो बिल्कुल जमीनी है और आपसे रिलेट करेंगी सभी बातें। और उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कोई ऐसा बच्चा भी है जो सहारनपुर से बाहर का हो, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट का यहाँ हो? सभी सहारनपुर के बच्चे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। और RWA के बारे में बहुत सारे बच्चे हो सकता है 2018 में हुई थी, और उससे पहले और आप ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन या ऑनलाइन पढ़ने की उतनी सुविधाएं थी भी नहीं। तो मैंने खुद भी 10 साल गवर्नमेंट जॉब की है। SSC CGL एक एग्जाम होता है, कितने लोग SSC CGL के बारे में जानते हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो 2012 SSC CGL था, उसी से मैं पढ़ा भी रहा था। पढ़ाते टाइम एक बहुत अच्छा अनुभव मेरे साथ होता है, किसी के साथ होगा, कि अगर आप SSC जैसे एग्जाम को निकालना चाहते हैं और आपसे निकल नहीं पा रहा है, तो आप 2-4 बच्चे जो आपके आसपास के गांव के या गांव के जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पुलिस कांस्टेबल नहीं कर रहे हो भले, आप उनको पढ़ा दीजिए। पढ़ाने से जो निखार आपको सब्जेक्ट में आएगा वो खुद पढ़ने से कभी नहीं आ सकता। इस बात को जरूर फॉलो करिए, आप देखेंगे रिजल्ट भी अलग हो जाएंगे, आपके जो अक्सर नहीं हो पा रहे। तो इससे एक तो वो भला हो जाएगा कि उसको एक ट्यूटर मिल जाएगा और आप उसे फ्री पढ़ा देंगे, और इससे आप थोड़ा सा मतलब अर्निंग भी कर सकते हैं कि मुझे परिवार चलाना है तो मैं थोड़े बहुत पैसे देंगे और इतना दे देगा, और आप उसे पर्सनली गाइड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोगों के लिए भी अच्छा है वो कि आप में और निखार आता जाएगा। तो मैंने भी वही किया, 2010 से मैं पढ़ा रहा था, 12 में मेरा CGL निकला। CGL से पहले मैंने और भी बहुत सारे एग्जाम निकले। 2009 में मेरी एज 18 हुई, 2012 में तक जब मैंने ये CGL निकाला तो मेरे पास 10 गवर्नमेंट जॉब थी इन 3 सालों में, और ये 10वीं वाली SSC CGL थी जिसको मैंने ज्वाइन किया। बाकी सारी गवर्नमेंट जॉब दिल्ली से अलग मिल रही थी, क्योंकि दिल्ली के आसपास रहने वाले लोगों को सबसे पहले प्रेफरेंस होती है, चाहे चपरासी की मिल जाए पर मिल जाए दिल्ली में, और चाहे इंस्पेक्टर मिले पर चेन्नई में ना मिले। ये SSC CGL वालों की भी सोच बता रहा हूँ आपको, जो आसपास दिल्ली NCR के आसपास के लोग हैं, मेरी भी वैसी थी। और मैंने, अगर आप सच पूछो कि मुझे ये करना था, क्या मैंने ऐसे कभी सोचा था? तो नहीं, ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता। कोई सोच कर करेगा तो कोई कर ही नहीं सकता। तो 2009 में तक या 10 तक जब मैं शुरुआती कंपटीशन में आया, तो मेरी सोच सिर्फ दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल बनने की थी, उससे ऊपर कभी नहीं, इससे ऊपर मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। क्योंकि मेरे गांव से दिल्ली पुलिस में करीब 120 लोग केवल दिल्ली पुलिस में हैं। तो दिल्ली पुलिस के अलावा मैं किसी और सरकारी नौकरी को जानता ही नहीं था। सरकारी नौकरी मतलब दिल्ली पुलिस, तो वो बहुत क्रेज था अपने अंदर। वो मुझे पहले ही प्रयास में मिल गए, बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से मैं कहूँ तो मैं आई विजन में निकल गया। मतलब आंखें कमजोर होती है ना, उसमें मुझे निकाल दिया। तो मेडिकल 6/6 उस टाइम चाहिए था, तो 6/9 6/12 की आई चल जाती है। तो मेडिकल में मैं बाहर हुआ, तो मैंने सोच लिया कि कुछ शायद अच्छा करना है। और फाइनेंशियल बैकग्राउंड मेरे पास ये था कि मेरे पिताजी की सरकारी टीचर है और उनकी सैलरी इतनी थी, मेरा परिवार सही से चल रहा था। तो कोई ऐसा वर्णन नहीं था कि अभी ज्वाइन करो, क्योंकि 18 ईयर्स हुए तो मेरे पास समय है। तो फिर कुछ और जो भी एग्जाम में उस टाइम देता चला गया, वो सब क्लियर होते चले गए। उसका एक ही कारण था जो मैं अभी बताऊंगा अपने लेक्चर में क्या कारण था, शायद वो आप फॉलो करेंगे तो आप भी वो काम कर पाएंगे। तो 2009 से 2012 में मुझे जॉब मिली, गवर्नमेंट जॉब। ज्वाइन इसलिए की कि इससे मैं अपना एक कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो वो बच्चे
बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकल रहे हैं। उस टाइम पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे, थोड़ी सी मेहनत में, थोड़ी सी अगर बच्चा मेहनत कर ले तो बच्चा आराम से सेलेक्ट हो रहा था। तो उस सिलेक्शन से मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। तो उनके पेरेंट्स जब आकर के बच्चों के साथ मिठाई लेकर के आते थे और जो उनकी आंखों में आंसू होते थे वो मैं फील करता था। मैंने सोचा कि इस काम को मैं अपनी जॉब के साथ चालू रख सकूं, इसलिए मैं कोई वही ज्वाइन करूंगा जो मैं इसके साथ कर सकूं। इसलिए नई दिल्ली में जो ज्वाइन किया वो विदेश मंत्रालय में रहा सेक्शन ऑफिसर 10 सालों तक। तो उसको उसके साथ वो कंटिन्यू जॉब मेरी चल रही थी। तो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आप यकीन करिए दिसंबर जनवरी में 500 बच्चे आकर के बैठे हैं सुबह 6 बजे। उन 2 घंटे में मैं उनको उतना समय नहीं दे पा रहा था जो उनके सिलेक्शन के लिए जरूरी था। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा हो जाए जो इनकी हेल्प में कर पाऊं। तो 2018 में फिर ये चैनल की शुरुआत इस सोच के साथ हुई कि भाई इनके लिए कुछ टाइम मुझे और निकालना चाहिए। तो मैंने उनको एक YouTube चैनल बना लिया कि बच्चों आपको मैं जो कम समय दे पाता हूँ इस पर मैं कुछ और एडिशनल चीजें पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं रात को आता हूँ तो आपको दोबारा नहीं बुला सकता अलग अलग गाँव से, क्योंकि आप दूर दूर से आते हैं। तो वहां मैं वीडियो अपलोड करने लगा और वो बच्चे वहां से देखने लगे। तब मेरा गांव भी बुलंदशहर की सीमा पे ही है, तो मैं गांव से ये सब कर रहा था, गांव भी। तो एक बच्चे ने कोचिंग सेंटर से उठ के कहा 2018 में कि सर 2 महीने बाद जब मैंने 2 महीने वीडियो डालना शुरू कर दिया था, करीब रोज मैं एक वीडियो डाल रहा था, तो 60-70 वीडियो हो चुके थे। तो एक ने कहा कि सर बुलंदशहर का एक बच्चा भी आपकी वीडियो देखता है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अच्छा बुलंदशहर तक पहुंच गया मैं। तो वो मेरे लिए बड़ा मोटिवेशन था, क्योंकि मैं कोचिंग सेंटर से के लिए चीज शुरू की थी जो यहाँ पर आ रहे हैं, पर इनसे अलग कोई और देख रहा है, तो मुझे शायद ये और करना चाहिए। तो फिर यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई 2018 वाली, जिनके लिए मैंने पढ़ाया। वो 2 बैक टू बैक वैकेंसीज आई थी और उनसे वो चैनल इतना फेम पा गया कि एक ही साल के अंदर अंदर वो चैनल 5 लाख लोग जुड़े हुए उससे बच्चे। शुरुआत RWA की ये है जो आज कमर्शन ने बताया कि अलग अलग फील्ड में, चाहे डिफेंस हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे SSC हो, स्टेट एग्जाम कोई भी हो, उन सब में RWA है। और उन गरीब बच्चों की हेल्प के लिए जो साधन नहीं कर पाते पढ़ने की सोच थी कि गाँव में जरूरत क्या है। मैं 2009 से 2018 तक ऑफलाइन पढ़ा के समझ चुका था कि बच्चों को क्या जरूरतें हैं और ये किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और इनको वास्तव में किस गाइडेंस की जरूरत है। तो मैंने जो चैनल शुरुआत किया तो उसी से किया जो मेरे पास बच्चा आता था, कांस्टेबल्स, यूपी के कांस्टेबल्स, क्योंकि गांव के बच्चे को पहले नौकरी चाहिए 12th करते ही, ये मैं समझता हूँ। तो मैंने फिर वही किया और उसी से बच्चों ने इतना ध्यान दिया है। आज RWA आपके सामने खड़ा है और मैं अभी प्रतिहार संघ की टीम से कहना चाहूंगा कि ये लोगों के भले में काम करती है। आप लोगों को पता होगा अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था जो कैंसिल भी हुआ, फिर दोबारा हुआ। तो पूरी टीम ने जो भी सहारनपुर बच्चे का एग्जाम था तो वो प्रतिहार संघ ने नाम ले रहा था, बस उसका कारण था कि जिसका भी सहारनपुर में एग्जाम पड़ा वो सब बच्चे इनके पास रुके और फ्री ऑफ कॉस्ट रुके, खाना रहना सब फ्री था। ऐसे कोई निस्वार्थ भाव से कैसे सेवा कर सकता है, ये हम सब लोगों की प्रेरणा है। और इसी कार्यक्रम में मुझे मजबूर किया कि मैं कितना भी बिजी हूँ, लेकिन जो बच्चों के भले के लिए इतना सोच सकता है तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन के लेकर के आया हूँ। पहले 7 क्वेश्चंस में बात करूंगा अपनी, उसके बाद फिर मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा जो आपके मन में चल रहे होंगे। पहला क्वेश्चन अगर है तो 12th पास करने के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो ग्रेजुएशन में क्या करें। देखिए जब आप 12th पास कर रहे होते हैं, मेरे ख्याल से हर एक बच्चा, हर एक माँ बाप सबको ये पता है कि 12th तो बच्चे को करानी ही है। 12th कराने के बाद वो फंस जाते हैं क्योंकि उनको
को भी ये पता है 12th तो करनी है, बच्चे को पता है 12th तक तो पढ़ना ही है, लेकिन 12th के बाद में क्या करूं ये बच्चे को भी नहीं पता, क्योंकि उसको समझ नहीं होगी कि मैं क्या करूं। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बता करके जा रहा हूँ, अगर आपने 100% अपना ये ध्येय बना लिया है कि मुझे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ ही जाना है, तो फिर आप 12th के बाद ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट लो जिनमें मेहनत ही ना करनी पड़े, वो यूं ही पास हो। ऐसा क्या है? ऐसा भी है, एक सिंपल ऑप्शन। अगर आपने 100% करना है तो बीए करें, क्योंकि बीए के जो सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, वो सभी सब्जेक्ट आपको हेल्प कर रहे होंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बाकी आप अगर बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप बहुत हायर, जो आप ये सोचें कि बीएससी करने के 10 साल बाद भी मैं तैयार हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए, तब तो वो हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ ही गवर्नमेंट जॉब में भर्ती होना है, बहुत जल्दी है जॉब लेने की, मेरे ख्याल से गाँव में होता भी है जो मैं फील कर पाया हूँ, तो आप 12th के बाद सिंपल बीए करें और आपको ये विश्वास है कि आप बहुत करीब हैं एग्जाम निकालने के, तो फिर प्राइवेट करें। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ 12th के बाद ही, अब बीए सेकेंड ईयर में मैं हूँ रेगुलर में, मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए चयन हो जाता है, मैं ट्रेनिंग पे भी मिल जाता है, तो आपको क्या है कि आप फिर बीए उसको कंटिन्यू कर ही नहीं सकते, आपको दोबारा से बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होगा, वो भी प्राइवेट। क्यों लेना होगा? क्योंकि आप अपनी रेगुलर 2 चीजें एक साथ नहीं चल सकती, आप उसका कहीं यूज कर ही नहीं पाएंगे उस डिग्री। तो अगर आपने मन बना लिया है पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब का, इवन यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम का भी, तो निश्चित तौर पर आपको एक ग्रेजुएशन में बीए बहुत हेल्प करेगी, बीकॉम या और कोई सब्जेक्ट उतना हेल्प नहीं कर पाएगा। ये मेरा पहला सजेशन है आप सब लोगों के लिए। मेरा दूसरा क्वेश्चन कि आज का कंपटीशन किस लेवल का है? तो आज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, मैं उनको कंपटीशन के लेवल को जो मैं देखता आ रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, 3 भागों में बांटता हूँ। एक कंपटीशन रहा जो 2011 से पहले का था, उसको मैं वो ऐसा कंपटीशन एक 2011 से 2020 तक था, और एक थर्ड लेवल पे चल रहे हम 2020 से 2024 तक का, हो सकता है आगे एआई आ जाए तो वो चौथा लेवल बने। तो पहला जो लेवल था 2011 से पहले कि भाई आपको किसी ने बता दिया कि आपका दोस्त लग गया है, दोस्त ने बता दिया भैया ये किताब पढ़ ले, इनसे हो जाएगा, या माता पिता कह देते थे पढ़ नहीं रहा, थोड़ा मतलब डांट डूट कर दिया, बैठ जा किताब पे, और वो बैठ जाता था और उसको पता होता भैया ये किताब है, इसको पढ़ ले, और उसको अगर पढ़ लेता था उससे सिलेक्शन हो जाता। कोचिंग में जाकर ये किसी में बैठ जाए और सिर्फ वो बैठ जाए तो भी सिलेक्शन आसानी से निकल जाता था। ये 2011 से पहले की बात है। रहते कौन थे फिर वो? रहते होते तो पढ़ना ही नहीं चाहते 2011 से पहले, तो ये जिनको जानकारी ही नहीं है। 2011 से 2020 का सेकेंड लेवल का आया, जिसमें बच्चा भी थोड़ा जागरूक चाहिए और माँ बाप भी थोड़े जागरूक चाहिए, बच्चा क्या है। तो अगर माँ बाप और बच्चे का कॉम्बिनेशन, कभी बच्चा भटक गया, माँ बाप ने कहा भाई तेरा एग्जाम में पढ़ लिया, तो वो बैठ करके पढ़ लिया, वो भी थोड़ा जागरूक था, उसने थोड़ी मेहनत की, सेकंड लेवल का कंपटीशन 2020 तक ऐसे क्लियर होते रहे बच्चों। लेकिन 2020 से बाद का जो कंपटीशन है, अगर माँ बाप कितने भी कह लें, अगर आप माँ बाप की मर्जी से पढ़ रहे हो या आप किसी दोस्त, मेरा दोस्त उसमें सेलेक्ट हो गया तो मैं इसलिए इसकी तैयारी कर रहा हूँ, अगर आप उस वजह से पढ़ रहे हो तो आपका कंपटीशन कभी नहीं निकल सकता। आपका कंपटीशन सिर्फ तब निकलेगा जब आपके अंदर ये लगन होगी कि मुझे करना है। आपके माता पिता कितना ही कहते रहे, आपके रिश्तेदार आपको कितने ही ताने देते रहे, आप नहीं निकाल सकते। आपको ये ठानना पड़ेगा कि मैं इसी के लिए बनाऊं और मुझे यही करना है, इस टाइम मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं सोचना है। तो शायद आप उस कंपटीशन को बहुत आसानी से निकाल पाओगे अगर फुल्ली फोकस्ड, सेल्फ मोटिवेटेड रहकर ये तैयारी करते हो तो। ठीक है, मैं आगे कोचिंग के आज सबके पास 2 ऑप्शंस हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन है
कि मैं ऑफलाइन पढ़ूं या ऑनलाइन पढ़ूं। तो अभी मैं रिसर्च के बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे बता सकता हूँ कि एक बच्चा गया, टीचर्स से मैं सुन रहा हूँ जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, कि बच्चे सर अब आते हैं हमारे पास, 1 महीने आते हैं, फिर वो कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं किसी दोस्त के कहने से। लाइब्रेरी में देखते हैं मेरा दोस्त तो इससे पढ़ रहा है, वो भी पढ़ के देखता है, उसको भी समझ आ जाता है। तो फिर वो बच्चा आता ही नहीं कि यहाँ से बढ़िया ये है कि मुझे रोज वहाँ कोचिंग सेंटर में जाना पड़ रहा है, फीस भी इतनी लग रही है, तो मैं यहीं बैठ करके पढ़ लेता। तो अब कोचिंग सेंटर्स में स्पेशली ऑफलाइन बहुत सारे बच्चे वो जा रहे हैं, या तो 12th पास किए हैं, कंपटीशन की नॉलेज बिल्कुल नहीं है। मैं ऑफलाइन के खिलाफ नहीं हूँ, उसका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। और या तो वो जा रहे हैं जिनको अभी कंपटीशन की बिल्कुल जानकारी नहीं है, या वो बच्चा जा रहा है कि सर मुझे तो ऑनलाइन में डाउट्स कौन सॉल्व करेगा, मैं कैसे टीचर से पूछूंगा, या जो फैमिली के प्रेशर में जा रहे हैं कि भैया जब तक मास्टर सामने ना हो तब अगर आप पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो, ऐसे तो कोई पढ़ नहीं सकता। तो ये वाली चैलेंजेस सामने आते हैं। पर मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपको कंपटीशन की ABC की भी नॉलेज नहीं है और आप गवर्नमेंट जॉब की कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको 1-2 महीने ऑफलाइन जरूर जाना चाहिए। उसका कारण है कि आपको आपके जो आसपास के बच्चे हैं उनमें अनुभवी, कम अनुभवी, नए पुराने सब मिल जाएंगे आपको, जिनसे आपको गाइडेंस मिलेगी कि इसके लिए मुझे क्या पढ़ना है, उसके लिए क्या पढ़ना है। क्योंकि ऑनलाइन में आप सब कुछ ढूंढ तो सकते हो पर आपको अभी वो भी नहीं आता कैसे सर्च करें। तो ये कारण है। तो बच्चों दूसरा अगर हम देखें कि भाई ऑनलाइन, तो ऑनलाइन एक बेहतर विकल्प है आज के टाइम में। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, आप देखोगे बहुत पहले के कंपटीशन में लड़कियों का अपना परसेंटेज क्लियर करने का एग्जाम का नहीं रहता था। आज के टाइम में लड़कियों का परसेंटेज और कट ऑफ दोनों बढ़ी है। उसका कारण है क्योंकि पहले लड़कियां दूर दूर कोचिंग सेंटर्स में नहीं जा सकती थी, दिल्ली बड़े बड़े शहरों में नहीं जा पाती थी, लेकिन आज उनके पास इंडिया के बेस्ट से बेस्ट टीचर उनके मोबाइल में है, बस उनको सर्च करना आना चाहिए कि मुझे किससे करना है, कैसे करना है। तो मैं इस बात का भी जवाब दूंगा कि भाई कैसे आप अपने ऑनलाइन के टीचर्स से पढ़ सकते हैं और कैसे चूज कर सकते हैं। मैं इस बात का भी जवाब देता हूँ कि ऑनलाइन कोचिंग के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म या शिक्षक का चुनाव कैसे करें। कि हमें ये तो चुन लिया कि ऑनलाइन एक तो बहुत सस्ता है, हम अपने घर में रह करके पढ़ाई कर सकते हैं और उस लेवल की कर सकते हैं जो शायद हम बाहर भी नहीं कर पाते। आज आप देखोगे मुखर्जी नगर बिल्कुल खाली है, कोचिंग सेंटर्स पे ताले लगे हुए हैं। कहाँ गया सारा बच्चा? सारा बच्चा ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुका है। और समय के साथ अगर आप चलेंगे तो शायद बहुत बेहतर कर जाओगे, और अगर समय से पिछड़े तो फिर बहुत पिछड़े रह जाओगे। तो ऑनलाइन में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सर सारे जो टीचर्स हैं कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हम एक से पढ़ते हैं तो दूसरे का ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन बहुत सारे हैं, वहाँ चुनाव नहीं कर पाते। हमारे दोस्त उससे पढ़ रहे हैं, मैं इससे पढ़ रहा हूँ, वो उससे पढ़ रहा है, तो मैं किससे पढ़ूं, ये कैसे पता चलेगा? तो जो आप जब भी ऑनलाइन में शिक्षक ढूंढ रहे हैं, कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, तो आप टॉपिक डालिए अपना कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उस पर आपको हो सकता है 2-3 टीचर, 4-5 टीचर से ऑप्शन आए। आप सबसे पहले देखिए कि व्यूज काउंट या लाइक्स का रेशो क्या है इसका, और कमेंट्स पढ़िए उस सेक्शन में। कमेंट्स पढ़ के आपको ये पता चल जाएगा ये टीचर बेसिक से पढ़ाते हैं, ये टीचर थोड़ा ऊपर से पढ़ाते हैं, और ये टीचर का सबको समझ आ जाता है। उससे पढ़िए। फिर भी मैं ये कहूँगा कि उसका सिलेक्शन कीजिए, फिर आप उनकी क्लास लीजिए उस टॉपिक की। अब अगर वो टॉपिक आपका बहुत क्लियर उस टीचर ने कर दिया तो आप उनसे दूसरा टॉपिक भी देखिए। अगर वो भी बहुत क्लियरिटी है, फिर तीसरी चीज ढूंढिए, क्या इस टीचर ने क्या कंप्लीट चीजें पढ़ा रखी हैं पूरे मैथ्स की जो मुझे चाहिए। अगर वो भी मिल जाती है तो वो टीचर आपके लिए बना है, आप उसी से पढ़ लीजिए। और फिर आप 10 टीचर्स को मत सर्च करिए, और आप करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ऑनलाइन में ऑप्शन, क्योंकि ऑनलाइन
अच्छी चीज है, लेकिन भटकाती बहुत है, क्योंकि ऑप्शन ज्यादा, जहां भी ऑप्शन ज्यादा होंगे, बिगड़ने के बनने के सारे ऑप्शंस हैं। आप पढ़ने में उस समय में यूज कर लो, आप रील देखने में भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस होती है। आपके मम्मी पापा को ये लगेगा कि उनकी भाटी बोल के आया था सहारनपुर में कि ऑनलाइन पढ़ना अच्छा है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है और वो मोबाइल लेके बैठा है, वो भी ऐसा आपसे उम्मीद करना शुरू कर देंगे। पर आप रील देख रहे हो या आप पढ़ रहे हो, ये आप ही पे डिपेंड करेगा। अगर आप धोखा दे रहे हो तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। आप रील देखना, देखिए अभी एसपी सर ने बोली थी बहुत अच्छी बात कि रील देखना माइंड को या कोई भी अपने शौक को पूरा करना, आप एक टाइम लिमिट मान लीजिए कि मुझे आधा घंटा रोज इस टाइम रील देखनी है, देखिए कोई इशू नहीं। आप उस रील में भी मेरे लिए क्या बेहतर हो सकता है या मेरे पास सीख क्या है, जैसा कि आपको बताया इस मूवी में मैं अपने लिए ढूंढ रहा था, मैं वर्ल्ड वार का देखता था तो मुझे वर्ल्ड वार की क्लैरिटी आ गई। तो आप अपने शौक में भी ढूंढ लीजिए मेरे काम का क्या है, क्योंकि आपका गोल सिर्फ ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये मेरा आपसे कहना है कि आप अगर पढ़ रहे हैं और आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, किसी को धोखा नहीं देना, अपने लिए पढ़ना है, अंदर से वाला मुझे कॉम्पिटिशन का एग्जाम निकालना है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। इस गोल को कभी भूलना मत, चाहे आप शादी में हैं, किसी की बारात में हैं, आप कहीं पार्टी में हैं, आप खेल के मैदान में हैं, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि मुझे ये करना है और मैं उसको करके ही रहूंगा, फिर आप चाहे कहीं भी हो, आप लक्ष्य के साथ हाँ। बच्चे के ऑनलाइन कोचिंग करते समय गार्जियंस की भूमिका क्या हो सकती है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे गार्जियंस यहाँ पर बैठे हैं कि मेरा बच्चा ऑनलाइन पढ़ ही रहा है, इस बात को मैं कैसे जांचूंगा। तो मैं उन सबको आज ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, अगर गार्जियंस वीडियो के माध्यम से इसको देखें या यहाँ पर बैठे हों, कि आप ऑनलाइन बहुत आसानी से वॉच रख सकते हो अपने बच्चे पे। हर बच्चा जो ऑनलाइन पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट भी जरूर लगा रहा होना चाहिए। अगर वो नहीं लगा रहा है तो फिर वो अभी कंपटीशन की दौड़ से बाहर है। हाँ, ये जरूर है कि अगर मैंने शुरुआत की है तो मैं मॉक टेस्ट पर भी बहुत फोकस नहीं कर सकता। मॉक टेस्ट क्या होता है कि जो आपका एग्जाम होगा ऐसा एक एग्जाम बनाकर आपको दे दिया जाता है कि आप इसमें कितना स्कोर कर रहे हैं। उस स्कोर को आप बच्चे से पूछिए, जिस भी वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मान लीजिए वो यूपी पुलिस की कर रहा है, वो सब इंस्पेक्टर की कर रहा है, वो एसएससी की कर रहा है, वो बैंकिंग की कर रहा है, तो आप पूछिए कि इसमें आपका स्कोर क्या रहा इस हफ्ते। एक हफ्ते में इससे ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने खतरनाक होते हैं शुरुआती स्टेज में, वीक में एक दिन में लगा ले, वो उसके लिए बेहतर ऑप्शन होता है। तो आप बच्चे से कि उस स्कोर में इंटरेस्टेड रहिए कि इस हफ्ते आपका क्या स्कोर रहा, और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो ईमानदारी से अपना टेस्ट दे और इससे ना डरे कि मेरा स्कोर कम रहा तो मैं अपने मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि जवाब आपको उस दिन भी देना पड़ेगा जिस दिन आप असफल हो। और जब रियल एग्जाम में असफल हो गए ना, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अभी मॉक टेस्ट में आप असफल हो रहे हो, तब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है खुद को सुधारने, और इसी वजह से बच्चा फेल होने के बाद डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को धोखे में रख रहा था कि मैं इस बार कर लूंगा। इस वजह अब उसमें मेंटली प्रेशर है, क्योंकि मैंने मम्मी पापा को बोल दिया कि इस बार हो जाएगा। लेकिन अगर वो हर हफ्ते हो जाता तो मम्मी पापा को पहले से पता होता कि इस बार उसका होगा या नहीं होगा। मैं मॉक टेस्ट एनालिसिस मैंने शुरू कर रखे हैं हर संडे में, और मेरा उद्देश्य भी यही होता है कि मैं माँ बाप को ये बता सकूं कि आपका बच्चा किस स्थिति में प्रेजेंट है। मैं उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ कि आपके बच्चे की स्थिति ये है, अगर इतना स्कोर है तो सही चल रहा है, अभी इसको इतना और करना है। तो उस स्कोर वाइज में अगर वो एनालिसिस करता हूँ तो मैं हर बच्चे से कहता हूँ कि बच्चे लोग इस एनालिसिस को अपने गार्जियंस के साथ देखना, और अगर आप गार्जियंस के साथ देखोगे तो आपके ऊपर एक प्रेशर होगा कि अगले हफ्ते मैं इससे ज्यादा स्कोर करूं, क्योंकि गार्जियंस आपके पूछेंगे
कि भाई क्या रहा इस बार स्कोर। और एक बार आपके स्कोर में आपने अपने गार्जियंस, चाहे वो आपके भाई हो, चाहे वो आपकी मम्मी हो, पापा हो, मामा हो, चाचा हो, कोई भी हो सकते हैं जो आपकी पढ़ाई का ध्यान रखते हैं, अगर वो आपके स्कोर में हर हफ्ते इंटरेस्टेड हो गए तो यकीन मानना आपके एग्जाम को निकलने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा वक्त नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के दौर में गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए कितने दिन की तैयारी जरूरी है? बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर अभी हमने शुरुआत भी नहीं की है, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए हमें कितने दिन की तैयारी करनी है? बच्चों, बहुत सारे लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि भाई आईएएस करो। आईएएस की वीडियो देख करके आपके अंदर मोटिवेशन भी आता होगा कि गाड़ी है, लाल बत्ती है, आईपीएस है, उसकी ट्रेनिंग में बोलना है, तो भाई मतलब यहाँ पे स्तंभ लग रहा है, तो आप मोटिवेट हो रहे हो, और उस मोटिवेशन से आप मोटिवेट होकर के अगर यूपीएससी की तैयारी के लिए चले गए तो यकीन मानना आपके हाथ कुछ भी नहीं रहेगा। आप हो सकता है 4 से 5 साल अपनी बर्बाद करके वापस कहो मुझे क्या करना है अपने मम्मी पापा से। ये जितने भी लोगों के एग्जाम निकलते हैं वो मैं रियल हकीकत बता रहा हूँ आपको, वो या तो वो बच्चे होते हैं कि जो बहुत टैलेंटेड रहे हैं, या वो बच्चे होते हैं कि जो ग्राउंड से उठे हैं, बहुत टैलेंटेड भी नहीं है, एवरेज है, पर उन एवरेज बच्चों ने पहले बहुत सारे एग्जाम और दिए हैं, तब वो यूपीएससी तक लड़के पहुंचे, तो ही उस एग्जाम को निकाल पाएगा। अगर एवरेज बच्चा है, एवरेज बच्चा डायरेक्ट यूपीएससी में बैठने लगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो कभी एग्जाम नहीं निकाल पाएगा। तो ये बात अपने दिल में बैठा लीजिए, क्योंकि एवरेज बच्चे ही ऐसे मोटिवेट होते हैं रील देखकर। ये ग्राउंड की हकीकत है। तो आपको क्या करना है कि आप पहले अपने ऊपर जॉब के प्रेशर को कम कर दीजिए। जिस जॉब को आप ले सकते हैं उसके लिए पहले मेहनत कर दीजिए, जिसमें आपको थोड़ा कम पढ़ने से मिलेगा। फिर आपके पास मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो 10th फेल होकर के भी फिर आईपीएस बने, 10th में गए, पर वो क्यों बने? क्योंकि उन्होंने पहले कांस्टेबल ज्वाइन किया, फिर एसएससी निकाला, उसमें इंस्पेक्टर ज्वाइन किया, फिर एसएससी निकाला, उसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दिल्ली मिल गया, फिर उसके बाद उन्होंने पीसीएस दिया, स्टेट में एग्जाम निकाला, वहां वो सेलेक्ट हो गए एसडीए, फिर उन्होंने यूपीएससी दिया तो वहां भी सेलेक्ट हो गए। ये सीढ़ियां है बच्चे के लिए, क्योंकि उसके बाद जो गरीब बच्चा है, एवरेज बच्चा है, जिसके घर में संसाधन नहीं है, वो जो है उसको ये प्रेशर खत्म हो गया कि कोई क्या कहेगा, मैं इतने दिन से तैयार हूं, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया, वो प्रेशर आपका कोई भी एग्जाम नहीं निकल देगा। तो उस प्रेशर को रिलीज करना है तो पहले आप कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ करके, चंद सब्जेक्ट मैं बताऊंगा अभी, सब्जेक्ट पढ़ करके गवर्नमेंट जॉब आसानी से पहले ले लीजिए अपनी मोटी, उसके बाद आप दूर तक पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या कारण है कि तैयारी करने वाले तो सबसे ज्यादा यूनिट जिसमें अच्छी चाहिए वो वाली जॉब मिली, तो उसमें फिर मैंने सोचा कि यार कर नहीं सकता तो कोशिश करने में क्या जाता है, थोड़ी हिम्मत करता हूँ क्योंकि मुझे जॉब चाहिए। तो मैं मैथ्स में टीचर रहा हूँ, आपको मालूम होगा, तो मैथ्स से ज्यादा नंबर मेरे इंग्लिश में आया, क्योंकि मैंने उसको समय देना शुरू कर दिया, मैंने मैथ्स को साइड किया कि मुझे अब इंग्लिश ही पढ़ना है, और देखता हूँ कैसे नहीं है। एक बच्चा मेरे पास आता था कि सर मेरा ये सब्जेक्ट बहुत वीक है, उसने नाम दिया कि सर टाइम एंड वर्क मेरा बहुत वीक है मैथ्स में, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करूं? मैंने बोला इसको सबसे ज्यादा पढ़, मैथ्स को कितना टाइम दिया सर? 5 घंटे। इस चैप्टर को कितना टाइम दिया सर? थोड़ा कम दिया है बाकी के मुकाबले। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम जो सब्जेक्ट आता नहीं है उससे बचते हैं, उसको कम समय देते हैं, जबकि सब्जेक्ट आपसे नाराज है कि आपने उसको कम समय दिया इसलिए मैं तुझसे नहीं आऊंगा। अगर वो आपको उसको समय की जो उसकी डिमांड है उतना अगर उसको दे दो तो
कैसे नहीं आएगा? उस सब्जेक्ट को उस बच्चे ने 1 महीने उसी चैप्टर को करा टाइम एंड वर्क का, और 1 महीने बाद मेरे पास आया कि सर मैथ्स में किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन रह जाए और मैथ्स की कोई भी बुक उठा लो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कहीं से भी ले आओ, वो क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और बच्चे, मैंने उससे 7 क्वेश्चन पूछे अलग अलग लेवल के, वो 7 क्वेश्चन को विद इन अ मिनट कर रहा था। ये होती है प्रैक्टिस। 1 मिनट के अंदर हर एक क्वेश्चन को वो कर रहा था, चाहे मैं कितना भी लेंथी उसको क्वेश्चन देना था। तो ये अगर आप जिस चीज के पीछे पड़ जाओ, ये जीता जाता एग्जाम्पल है मेरी आंखों के सामने कि जिस चीज के आप पीछे पड़ गए वो सब्जेक्ट 100% आपका होगा, 100% होगा। चलिए नेक्स्ट। तो ऑनलाइन तैयारी के दौरान बुक्स को कितना महत्व दें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑनलाइन जो एजुकेशन है आज के टाइम में थोड़ी प्रोफेशनलिज्म की तरफ ज्यादा चली गई है, ज्यादा पैसे कमाने की तरफ ज्यादा चली गई है। मुझे दुख होता है उस टाइम में, एक टाइम था कि लोग मेहनत करते थे इसलिए कि मैं लोगों को पढ़ा सकूं, बच्चों को पढ़ा सकूं। आज लोग मेहनत इसलिए करते हैं कि कैसे ज्यादा कमा सकूं। तो इसमें अब सबने तरीका निकाला है कि भाई ठीक है, कोर्स में बेच रहा हूँ, इसको और कैसे बढ़ाऊं, मैं बुक्स भी बच्चों को बेचना शुरू करूँ और बुक्स के रूप में कुछ भी कोई परोसे। तो अब आप देखते होंगे कि जो पहले ऑफलाइन बुक्स आती थी, अब आजकल उसको बच्चे आज की कंपटीशन में नहीं पढ़ रहे होते। और क्योंकि मेरे टीचर ने बोला बच्चा उससे पढ़ रहा है, उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गया, टीचर बोलता है कि ये अच्छी है तो वो उसी को अच्छी मानता है, उसको ले लेता है। मैं ये नहीं कहता कि अच्छी बुक्स नहीं है, अच्छी भी बहुत है, अच्छी मेहनत करके भी लोग निकालते हैं, पर कुछ बिल्कुल ऐसी होती हैं कि आप अगर ना ही पढ़ो तो बेहतर है। बहुत सारे मिस्टेक्स और ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। पर मैं आपसे कहता हूँ कि देखिए, अगर आप, क्योंकि टीचर जो बुक नहीं बना पा रहा वो कहता है कि भाई मेरे नोट्स पढ़ लेना, कहीं भी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। पर यही सबसे बड़ी गलती है। आप ऐसे अगर टीचर के केवल नोट्स पढ़ के अगर आप ये सोचो कि मेरा मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा, तो अभी नहीं हो सकता, मैं लिख के दे सकता हूं। अगर आपको मैथ्स जैसा सब्जेक्ट अपना स्ट्रांग करना है तो सिर्फ एक तरीका है, बुक से प्रैक्टिस। आप 4 से 5 घंटे 6 घंटे मैक्सिमम ऑनलाइन को दीजिए, बाकी के 4 से 5 घंटे आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। ये दोनों कॉम्बिनेशन ही आपको एग्जाम निकलवा सकते हैं, वरना कोई और ताकत नहीं है जो कितना भी आपको कुछ भी बोल ले वो एग्जाम आपका निकल जाएगा। आपको मैथ्स और रीजनिंग 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके लिए हमेशा बुक की नीड पड़ेगी। उनके बिना आप टीचर अगर नोट्स देगा, वर्कशीट देगा, तो वो उनको देगा जो उसने क्लास में कराए। तो आपको पता है मेरे टीचर का टेस्ट ऐसा है, आप उनको फटाफट कर जाते हैं, लेकिन बुक में आपको हर तरह का सवाल मिलेगा। और अगर टीचर से अलग हटके आपने कुछ बुक्स को करना शुरू कर दिया तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा टीचर का भी सवाल नहीं है करेगा, मगर फिर भी ये कर दिया, तो वो चीज कॉन्फिडेंस लेकर के आती है मैथ्स को। ये मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है कि बुक से प्रैक्टिस, टीचर से कॉन्सेप्ट सीखिए, बस उस कॉन्सेप्ट को यूज बुक में करिए, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे टीचर्स की मेहनत से भी, इंग्लिश भी, अपना हिंदी भी टीचर्स के नोट्स पढ़ने से भी हो जाएगा, जीएस भी 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैथ्स रीजनिंग हमेशा प्रैक्टिस मांगेंगे बुक से। चलिए नेक्स्ट बच्चों, ये मैंने जितनी भी बातें बताई हैं आपको, बच्चों आपके लिए लंच की व्यवस्था है और दिल्ली से सर अपने साथ आपके लिए कुछ स्टडी मटेरियल को बाहर के तौर पर भी लेके आए हैं। मुझे निर्देशित हुआ था कि मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, तो इसलिए कोई भी बच्चा वॉशरूम जा सकता है, पानी पी सकता है, लोग पर आए जरूर बैठे अपनी जगह पर। धन्यवाद। बच्चों को हो सकता है मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करके बोर कर दिया हो, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो मेरे बाद एक सेशन ऐसा आने वाला है, शायद ही आप कल्पना कर सकते हो, और हर एक बच्चा एनर्जी के साथ झूम रहा होगा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ
कि अगर आपने उनको सुन लिया तो शायद फिर उनको सुनने के बाद किसी और को सुनने की इच्छा नहीं होती, इसलिए हमने सेशन उनका सबसे बाद में लगाया। तो मैं पहले उनका मुझसे पहले लगा हुआ था, मैंने कहा सर आपको अगर सुन लिया मुझे क्यों सुनेंगे फिर। तो अमर चौधरी सर जब आपके बीच आएंगे तो निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ हर एक बच्चा यहाँ से बहुत खुशी से जाएगा, इस सेशन से बहुत कुछ मिलेगा। जो भूख प्यास अगर आपको अभी तक लग रही हो खत्म हो जाएगी कुछ देर बाद। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे किए, अपनी तरफ से किए, बहुत सारे क्वेश्चंस में लाया था 6-7 क्वेश्चन की। ये वो डाउट्स थे जो बच्चों के मन में हमेशा होते हैं, हर कोई बच्चा इनके जवाब चाहता है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से ले आया। और मैं एक सीख दे करके जा रहा हूँ जो मैं अपने ऊपर हमेशा अप्लाई करता हूँ कि 2 चीज जो ऑनलाइन मुझसे जुड़े हुए सर जानते भी होंगे, 2 चीज से हमेशा परहेज करना अपने जीवन में। एक है झूठ बोलने से बचना, क्योंकि अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको बहुत कुछ याद रखना होता है कि इससे क्या बोला था, उससे क्या बोला था, क्योंकि अगली बार उसे जवाब भी देना है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, दिल्ली में या यूपी पुलिस में मेरे 211 मिनट हैं, किसी को 213 बता रखे हैं, किसी को 215, किसी को 220 भी है, और नंबर पाई जाएगा 220 में से 250 बताने में क्या जाता है, 250 भी बता रखे हैं। पर अगली बार वो फिर भूल गया, पूछ रहा भाई तेरे कितने अंक हैं, तो आपको याद है इसको तो मैंने बताए थे, तो बताए कौन से थे पता नहीं। तो झूठ अगर बोलोगे तो झूठ हमेशा पकड़ा इसलिए जाता है क्योंकि वो याद रखना पड़ता है और हम याद रख नहीं पाते। तो एक दिन तो आप झूठे साबित 100% हो जाओगे। तो झूठ से हमेशा परहेज करना। दूसरी सीख है कि कभी किसी की बुराई मत करना। अगर आप करना ही चाहते हो तो किसी की तारीफ करके देखो, आपको फल मिलेगा। क्योंकि अगर आप